हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मेरा नाम है अजीत शर्मा और का जो जीके और जीएस का पोर्शन है उसको लेकर आया हूँ। आपको इसको देखिए, 101 से 150 तक के क्वेश्चन ये हैं, क्योंकि 1 से 50 तक के हिंदी था और 50 से 100 तक का रीजनिंग था और 100 से 150 तक का ये था। तो हमारा हिंदी का वीडियो आपको मैंने दे दिया पहले ही। अभी मैं उसी पार्ट का ये दे रहा हूँ 50, ताकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो, इसलिए मैंने अलग अलग बनाया। लेकिन आगे चल के मैं इसको क्या कर दूंगा, एक साथ कर दूंगा। तो आप लोग अभी देखिए इसको। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो यहाँ पर देखिए कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीन जो है कौन सा 3 भागों में विभाजित था। सबसे पहला आंसर आ जाएगा धौलावीरा। तो यहाँ पर जो धौलावीरा है ये क्या था, सबसे बड़ा नगर था और सबसे बड़ा नगर होने के साथ साथ ये 3 भागों में क्या था, विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है। इनमें से उपवेद कौन सा नहीं है। तो आयुर्वेद उपवेद है, योगवेद भी उपवेद है, ठीक है, नहीं, शस्त्र शास्त्र भी उपयोग है। इसका देखिए नाम बस चेंज कर दिया गया है। धनुर्वेद भी है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो योग वेद जो है, योग के बारे में वेद में लिखा हुआ है, लेकिन ये योग वेद अलग से वेद नहीं है। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। देखिए ये क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान जाइए कि पहली बार जो भारत पर आक्रमण कौन किया था, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था जिसने क्या किया, पहली बार मुस्लिम था जिसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक, खजुराहो समूह यानी खजुराहो जो ग्रुप है लगातार, जिसके अलग अलग बहुत बड़े बड़े इमारत है, तो उसमें खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। ये चीज़ें नोट करिएगा। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। तो पाल जो थे, चोल, पाल, ठीक है, ये सब जो 6 वंश हैं, ये जो सारे वंश थे ये सब कहाँ के थे। देखिए पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से का है, तो ये सब क्या थे, पूर्वी के हिस्से हैं, पूर्वी के हिस्से थे, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन में दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में, ठीक है, कोलाचीर की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। देखिए किस राजा ने, राजा की बात पूछा है, 1741 में कोलाचीर की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया को परास्त किया था। तो किस राजा ने परास्त किया था, वीरा पांड्या, कटुबक्कम नहीं, ये नहीं थे। राज चोल ये भी नहीं थे। मार्तंड वर्मा थे, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था, कोलाचीर की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसको हरा दिया था, ठीक है। आज ये क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1757 में, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुए। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए कितने रुपए देने के लिए राजी हुए थे जब बक्सर का युद्ध हार गए थे। तो 100 जी, देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो 26 लाख रुपए, यानी 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष उनको देना था। किसको, अंग्रेजों को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मार्टेंगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। कौन सा अधिनियम जो है इनके मार्टेंगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। तो ये कौन सा अधिनियम था, 1919 का, जिसे हम बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, 1919। ये इंपॉर्टेंट है, तैयार हो गया चीज़, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव किया। 1935 में किसने सबसे पहले संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए नेहरू जी थे, नहीं थे, गांधी जी भी नहीं थे, जेपी नारायण भी नहीं थे। यहाँ पर जो आंसर होगा एम.एन. राय ने, एम.एन. राय थे जिन्होंने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था कि एक संविधान सभा बैठाया जाए और वहाँ पर क्या किया जाए, सभी से राय लिया जाए किस तरह का संविधान होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसमें, और किस तरह से हम सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए।
भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 महिला सदस्य थी। 15 महिला सदस्य यहाँ पे थी। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति का अध्यक्ष, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति का अध्यक्ष का नाम बताएं। यानी जो संविधान सभा में जो अल्पसंख्यक लोग थे उनकी जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष जो थे मुखर्जी थे, H.C. मुखर्जी थे, H.C. मुखर्जी थे। ठीक है, H.C. मुखर्जी। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा साझा किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। सबसे लंबा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है। भारतीय प्रायद्वीप डैश तक फैला हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है? हिंद महासागर तक फैला हुआ है। हिंद महासागर तक फैला हुआ है। आज ये क्वेश्चन नंबर 115, इसमें देखिए क्या दिया है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है। ये चीज़ें तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि गुजरात से, झारखंड से, असम से, मिजोरम से। तो यहाँ पर देखिए ये असम से नहीं गुजरती है, बाकी गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, मिजोरम से। यानी 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी यहाँ से कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन नंबर 116, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित निम्न में से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पर कौन सा जो सिद्धांत है वो सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पर देखिए देखो नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज ने दिया था, नहीं ये गलत है। ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स मिन्स और हेड जेफरी ने दिया था, ये सही है। ग्रहरीय हाइपोथेसिस ये भी सही है। गैसीय हाइपोथेसिस कांट ने दिया था, ये भी सही है। लेकिन ये नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज ने नहीं दिया था, ये गलत है। तो यानी पहला जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, पहला मेल नहीं खा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए, सूर्य का दीप्तमान अमुख जिसे हम देखते हैं वो क्या कहलाता है? जो सूर्य हमें जो दिखता है उसे वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते रहिए आप लोग। जो भी नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब करें, लगातार आपको वीडियो मिलेगी इस तरह के। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? ठीक है, यानी नासा ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया था सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम सितारा कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटोरी, यानी प्रिक्सिमा सेंटोरी जो था वो क्या है? सबसे निकटतम सितारा है। आज ये क्वेश्चन नंबर 119 पे, यहाँ पे हम देखेंगे कि सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। तो देखिए सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है। ठीक है, आय से भी क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय आय से, तो इसका भी एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा। सकल राष्ट्रीय आय जो है वह देखिए हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूंजी खपत भत्ता को इसमें सम्मिलित होती है। क्योंकि जो खपत भत्ता है, जो पूंजी खपत है, ठीक है, इसमें ज़्यादा मिलाया जाता है, जितना खपत हो रहा है उसको भी जोड़ा जाता है, इसीलिए इसमें क्या है? ऐसा होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्थान है। भारत में राष्ट्रीय आय कौन आकलन करता है? तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय कौन करता है? CSO करता है, जिसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। CSO इसका मतलब क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, अब आ जाइए 121 पे। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक संरचना कारक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी विकास से संबंधित नहीं है? सिंचाई, सड़कों की उपलब्धता, बीमा और खनन। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें देखिए खनन जो है वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर नहीं है, ये कृषि विकास से संबंधित नहीं है। यानी यहाँ पर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर है। तो सिंचाई, बीमा, सड़कों की उपलब्धता, ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन यहाँ पे जो खनन है वो क्या है? कृषि विकास से संबंधित नहीं है। खनन कृषि विकास से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ,
जो कौन से नेता जो गोरखनाथ मंदिर और मठ के दोनों के पुजारी भी हैं, तो योगी आदित्यनाथ, जो क्या है वो यूपी के सीएम भी हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश डायस हेतु शहरी सबरी संकल्पना अभियान की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में डायस हेतु सबरी संकल्पना अभियान की शुरुआत की गई थी, तो किसके लिए शुरू की गई थी? कुपोषण दूर करने के लिए सबरी संकल्पना अभियान शुरू की गई थी। किसके लिए? कुपोषण दूर करने के लिए। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान है, उनमें से किससे संबंधित है? दस्तक अभियान किससे संबंधित है? जापानी इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए है। यही आंसर सही है, बाकी तो गलत है। पोलियो भी नहीं होगा, प्रत्येक गांव खुलने शौच से मुक्त कराने के लिए भी नहीं है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या उस घर में शौचालय है, ये भी नहीं है। यानी देखिए दस्तक अभियान जो चलाया गया था वो इंसेफ्लाइटिस के लिए चलाया गया था, इसलिए मैंने पहले ही इसको लगा दिया। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन आता है कि प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया है? तो नोएडा में किया गया है। नोएडा में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया है? वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया है? तो देखिए जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है वह 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित, अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश साझा करता है? तो आप जानते ही हैं नेपाल, जो हमारे एकदम बगल में ही है, जहाँ पर वीज़ा मुक्त भी है, जहाँ से हम आना जाना भी कर सकते हैं। यहाँ पे आने जाने के लिए हमें कोई वीज़ा देना नहीं पड़ता है। इस तरह का हमारा संबंध नेपाल के साथ है। क्वेश्चन नंबर 128, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? जो बुंदेलखंड है वो किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप है। कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? प्रिंटेबल नहीं होता है, प्रिंट भी नहीं होता है, प्रोटोकॉल भी नहीं होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, पोर्टेबल। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आप लोग के लिए बनाया जा रहा है, ताकि कहीं भी कोई ताकि आपका वीडियो के एग्जाम जो है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। कौन सी कुंजी पटल लघु कथानी कीबोर्ड शॉर्टकट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? इसमें से स्टार्ट मेनू को कौन दर्शाता है? स्टार्ट मेनू के लिए शॉर्टकट क्या है? तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एस्केप कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? स्टार्ट मेन्यू को ओपन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग की जनक के रूप में जानते हैं? तो किस व्यक्ति को इसके जनक बोलते हैं? तो किस व्यक्ति को बोलते हैं? चार्ल्स बैबेज की। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? इसका आविष्कार किया था। आरएफपी का पूरा नाम क्या है? आरएफपी का पूरा नाम, जिसका प्रयोग आईटी सेक्टर में आरएफपी दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है। आरएफपी दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ही होता है इसका आंसर। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही ऑप्शन सही है। तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए होता है, प्रपोजल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो वाटसन जो है वो गूगल का है। गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, ना ही IBM का है, ना ही डेल का है। किसका है? गूगल का। वाटसन कंप्यूटर जो है वो किसका है? गूगल का है। इसके बाद माप इकाइयों की CGS प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? CGS का मतलब होता है, यहाँ पर CGS का मतलब होता है सेंटीलीटर गैलन सीमेंट, ठीक है, सीमेंस। ये सेंटीलीटर गैलन और सीमेंस। माप इकाई में CGS का मतलब होता है सेंटीलीटर गैलन और सीमेंस। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कूलॉम गॉस ये सब नहीं होगा, सेल्सियस ग्रेड नहीं होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा? क्योंकि चूंकि माप इकाई में पूछा इसलिए सेंटीलीटर गैलन सीमेंस होगा। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? ठीक है, 135 नंबर क्वेश्चन, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? अब आ जाइए 1 मिनट, एक बार 134 नंबर क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। CGS यहाँ देखिए माप में पूछा है ना, तो लीटर में नहीं होगा, यहाँ नीचे D वाला ऑप्शन हो जाएगा, D वाला, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आ जाइए 135 में क्या हो जाएगा कि वोल्ट 1 कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है?
1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है, 1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है। ऐसे 136 तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं के व्यवस्थापन किस तरह होता है, किस तरह होता है व्यवस्थापन इनका, तो बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। ठोस में क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए जो परमाणु है, जैसे वो गैस में है तो वो क्या दूर दूर है, ठीक है, लिक्विड में भी है तो भी बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन जब हम ठोस की बात करते हैं तो एकदम ये क्या होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं। ठोस में एक दूसरे से एकदम सटे होते हैं, एकदम सटे होते हैं, इसीलिए वो ठोस कहलाते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या चीज़ समान है, सी वाला, यानी यहाँ पे घनत्व जो होता है, ठीक है, डेंसिटी जो होता है दोनों का क्या होता है, समान होता है। घाव का यहाँ पर ऑप्शन आता है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ पर देखिए ट्रामेटोलॉजी बोलते हैं, ट्रामेटोलॉजी बोलते हैं जो घाव का अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई है, इसमें तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन ही जो मेन वर्क करता है यहाँ पे, किसमें, नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा वर्क कौन करता है, मेन जो होता है वो यही होता है। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों और खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है, सर्वाधिक रूप से किस भाग में सोख लिया जाता है, तो छोटी अतड़ी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पूरी तरह से सोख लिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से सोख लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बन गया, कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बन गया, तो ये देखिए आंसर यहीं पर दिया है कि ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मंडला जिला, मंडला जिला, यही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 142 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, भोपाल में, इंदौर में, गांधीनगर में, वाराणसी में, कहाँ किया गया था, आप देख सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 142 जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, 142 देखिए इंदौर में किया गया था, इंदौर में ये चीज़ किया गया था, इंदौर में। कुकरेल नाइट सफारी पार्क आ जाता है, कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है, कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है कुकरेल नाइट सफारी पार्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगस्त 2022 में किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है, संस्कृति ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड ने, उत्तराखंड ने ये निर्णय लिया गया है। अब आ जाता है क्वेश्चन, अगस्त 2022 के केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया, इस लालटेन का क्या नाम था, यानी ऐसा लालटेन जो क्या था, जो खारे पानी से जलता था, तो इसका नाम क्या था, रोशनी, इसका नाम क्या था, रोशनी, इसका नाम था रोशनी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर 12 जुलाई नहीं है, 13 को भी नहीं है, यहाँ पे 14 अगस्त जो है ये विभीषिका दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में स्थित किस शहर में संघाई सहयोग संगठन एसएसओ की संस्कृति और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को ये चीज़ घोषित किया गया है, बता दीजिए, आगरा को, वाराणसी को, मथुरा को या फिर अयोध्या को, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए वाराणसी को सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी एसएचओ यानी संघाई सहयोग संगठन ने वाराणसी को बनाया है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 में देखिए, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोफेसर वासुदेव मोही को, शरण कुमार लिम्बावले को, के शिवा रेड्डी को, या फिर प्रोफेसर रामदरस मिश्र को, या फिर प्रोफेसर रामदरस मिश्र को, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेसर रामदरस मिश्र। 31वां सरस्वती सम्मान प्राप्त किया गया था, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया था।
भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? ये जो हुआ था 1986 में, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 1986 में पारित हुआ था। इको पार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इको मार्क किसको दिया जाता है? जो पर्यावरण के प्रति क्या हो? मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, यानी फ्रेंडली हो और पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाते हुए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उन्हें क्या बोलता है? इको मार्क दिया जाता है। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो जो, तो उन्हें इको मार्क दिया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने 50 जीके और जीएस से क्वेश्चन कर लिए हैं जो वीडियो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लोगों को ज़्यादा तक शेयर करिए। आपको टॉपिक वाले वीडियो मिलेंगे, जैसे हिंदी के जो टॉपिक हो गए, जो जीके के टॉपिक हो गए, वो वीडियो तो मिलेंगे ही। साथ में लगातार हम लोग हर दिन इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि जो बच्चे तैयार कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस भी मजबूत हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।